हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया एसबीटीएस 8। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। और इसके टॉपिक्स थे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो सेशन स्टार्ट करें। और ये सेशन इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये मिशन है मेंटो डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ईसीजी। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये यहाँ पर पी वेव, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव। पी वेव जो है ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन, एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए। टी वेव ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के लिए। तो फॉर डिफरेंट लीड कॉन्फ़िगरेशन ईसीजी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव रफली डिफरेंट शेप। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर सेम इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में सेम लीड के लिए देखा जाएगा तो वहाँ पे रफली सेम शेप होता है। डिफरेंट लीड में अगर चेक करेंगे, V1 किसी का V1 लें, किसी का V2, किसी का V3, तो वहाँ पर डिफरेंट शेप होंगी। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। फॉर डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द थोरेसिक एरिया। ये भी सही है। 6 लीड्स, चेस्ट लीड्स होती हैं V1 से लेकर के V6 तक, तो मल्टीपल लीड्स। टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम नॉर्मल टू एक्साइटेड स्टेट, रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन वर्ड तो सही यूज किया है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल टू एक्साइटेड नहीं। एक्साइटेड स्टेट मतलब डीपोलराइजेशन हो गया, डीपोलराइजेशन से एक्साइटेड से नॉर्मल होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पी वेव लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए है। तो ये सही है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द वेसल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज। तो ब्लड जो होगा ये ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बस, जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसके लिए लिम्फ, लिम्फ जो है ये टिश्यू फ्लूइड से डिराइव्ड है। जहां पर कैपिलरी एज होंगी, यहाँ पर जो आर्टीरियल एंड है ये वेनस एंड हो गया। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, नेट प्रेशर बाहर की तरफ, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा जो होगा फिल्टर होगा, इससे फिर डिराइव होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये इसी को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। और वेनस एंड पे नेट प्रेशर अंदर की तरफ, तो यहाँ से ये टिश्यू फ्लूइड एब्जॉर्ब हो जाता है। जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड होगा वो यहाँ पर जो कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज, वो इसको वापस मेजर वेन्स में पहुंचाएंगी। तो ये करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर लिम्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ब्लड बट एब्सेंट इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो प्रेजेंट इन ब्लड बट एब्सेंट इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वाटर, लिम्फोसाइट, आरबीसी, स्मॉलर प्रोटीन्स। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड अभी हम लोगों ने देखा ये कैपिलरीज, और कैपिलरीज में जो आर्टीरियल एंड होगा यहाँ पर नेट प्रेशर बाहर की तरफ होगा, वेनस एंड यहाँ पर नेट प्रेशर अंदर की तरफ। तो प्लाज्मा से ही फिल्टर होकर के बनेगा टिश्यू फ्लूइड, ये इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू, तो इससे टिश्यू फ्लूइड से जो आवश्यकता की चीज़ें होंगी उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पे रिलीज होंगे। तो इसमें वाटर प्रेजेंट होगा, लिम्फोसाइट्स होंगे, स्मॉलर प्रोटीन होंगे, बट आरबीसीज फिल्टर नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड, 93 का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। पाइला, डेविलफिश, एप्लीजिया, डेंटेलियम, नेरीज, फेरेटिमा, कॉकरोच, एनाफिलिस, क्यूलेक्स, हाउ मेनी हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप का मतलब यहाँ पर ओपन स्पेसेस में, साइनसेस में ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट होंगी। तो डेविल फिश, पाइला, पाइला क्या है, मोलस्का का मेंबर है, यहाँ पर ओपन। एप्लीजिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क शेल, इन सब में ओपन टाइप,
नेरीज ये हो गया यहाँ पर एनेलिडा का मेंबर, फेरेटिमा, पोस्ट्यूमा ये भी अर्थफॉर्म, ये भी एनेलिडा का मेंबर है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर भी कॉकरोच आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ओपन टाइप। एनाफिलीज आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ओपन टाइप। क्यूलेक्स ओपन टाइप। डेविल फिश ये मोलस्का का मेंबर है, लेकिन यहाँ पर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। जो सिफेलोपोडा होते हैं और मोलस्का में, सिफेलोपोडा में ऑक्टोपस जिसको कॉमनली बोला जाता है डेविल फिश, इसमें क्लोज टाइप का है। तो ओपन टाइप हो गया 1 2 3 4 5 6। करेक्ट आंसर है यहाँ पर 94 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये सही है, आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट। इसी वजह से वेन में ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम होने की वजह से यहाँ पर वॉल्व्स प्रेजेंट हैं, विद वॉल्व्स हैं। आर्टरीज आर जनरली वॉल्वलेस। तो आर्टरीज में इसीलिए वॉल्व्स एब्सेंट हैं क्योंकि हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा है, बैकवर्ड फ्लो के चांसेस कम होंगे। वॉल्व का काम क्या होता है? बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करना। ब्लड फ्लोइंग थ्रू द वेन्स आर जनरली एट हाई प्रेशर एंड आर प्रेजेंट सुपरफिशियल और क्लोज टू द स्किन। तो वेन्स जो हैं ये सुपरफिशियल हैं, ये तो सही है, बट हाई प्रेशर ये यहाँ पर गलत है। ब्लड में वेन्स में कंपैरेटिवली लोअर प्रेशर होगा। ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली मोर थिकर इन आर्टरीज देन इन वेन्स, क्योंकि आर्टरीज जो होंगी ये लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर ज़्यादा बियर करेंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल जब होगा, तो इस वजह से यहाँ पर इनकी ट्यूनिका मीडिया ज़्यादा थिक होती है, वॉल ज़्यादा थिकर है, ल्यूमेन नैरो होगा। तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 95 का हो गया थर्ड। Now we move to next question. Question number 96. In humans, what is true about RBCs? तो RBCs जो हैं ये, इसमें ई न्यूक्लिएशन हो जाता है। 97% ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के फॉर्म, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती हैं। 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व्ड स्टेट में। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 20 से 25% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, बाकी 70% प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। 7% CO2 ये डिजॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू। तो दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 सही है। दे ट्रांसपोर्ट 99% ऑफ ऑक्सीजन गलत है। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑफ ऑक्सीजन गलत। दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड एट ऑल गलत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 96 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. What will be the immediate effect if the chordae tendineae of the tricuspid valve of the human heart is partially non-functional due to some injury? तो यहाँ पर ये वॉल्व्स हो गए, ये यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पर जो वॉल होगी इसमें जो रिजेस होंगे, मस्कुलर वॉल के रिजेस, इनको बोलते हैं कॉलमनी कार्नी। और इसमें जो सिलेंड्रिकल मसल्स हैं इनको बोला जाता है पैपिलरी मसल्स। ये हो गए यहाँ पर पैपिलरी मसल्स, और इनसे फिर ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स जुड़े होते हैं जो फ्लैप को कनेक्ट करते हैं, ये होते हैं कॉर्डी टेंडनी। तो ये हो गया कॉर्डी टेंडनी, ये फ्लैप्स को पलट अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकेगा, पलटने से रोकेगा। तो अगर किधर का दे रहे हैं, राइट साइड का, कॉर्डी टेंडनी ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व किधर होगा? राइट साइड में, राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पर होगा ये कॉलमनी कार्नी हो गए, ये पैपिलरी मसल्स हो गए, और इसके बाद ये यहाँ पर कॉर्डी टेंडनी।
तो द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एओर्टा विल बी स्लोड डाउन। एओर्टा से कौन सा कनेक्टेड होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर है ये एओर्टा, तो ये तो होगा नहीं। द पेस मेकर विल स्टॉप वर्किंग, गलत। द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में तब होता है जब ये बाइकस्पिड साइड होता तब। यहाँ पर दिया हुआ है कॉर्डी टेंडनी ऑफ राइट, तो ये भी गलत। फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस। अब यहाँ पर अगर बैक फ्लो होगा, इधर से इधर चला जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड कम जाएगा। ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। तो 97 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। ABO blood group in humans are controlled by the gene I. I has 3 alleles, IA, IB and small I. Since there are 3 different alleles, 6 different genotypes are possible. How many phenotypes can occur? तो phenotypes इसमें हैं 4। A blood group है, B blood group है, AB है और O है। A का जीनोटाइप अगर देखा जाए तो आई ए और स्मॉल आई की वजह से भी हो सकता है, आई ए और आई ए की वजह से भी हो सकता है। इसी तरह से बी में भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आई बी और स्मॉल आई, और आई बी और आई बी। ए बी जो होगा इसमें सिर्फ एक ही जीनोटाइप है, आई ए और आई बी। इसी तरह से ओ में भी सिर्फ स्मॉल आई और स्मॉल आई। तो जीनोटाइप्स यहाँ पर 6 और फिनोटाइप, इसका जो विजिबल एक्सप्रेशन होगा ड्यू टू जीनोटाइप उसे बोलते हैं फिनोटाइप। तो ये यहाँ पर 4, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। Which of the following alphabet represent the respective human heart's activity in a standard ECG? Alphabet, respective human heart activity, ECG। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। ये यहाँ पर पी वेव। पहला जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का निगेटिव डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता है इसे क्यू, पहला पॉजिटिव जो होगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का उसे आर, ये एस वेव, ये होता है एस टी सेगमेंट, ये यहाँ पर टी वेव। तो एस स्टार्ट ऑफ सिस्टोल ये गलत है, पी यहाँ पर सही दिया हुआ डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। 99 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हैज एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड प्लाज्मा। ए पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप कैनॉट डोनेट ब्लड टू ए पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप। Blood group is designated based on the presence of antibodies in the blood plasma. Person of AB blood group is a universal recipient. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया है। पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हैज एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड प्लाज्मा, सही है। पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप कैनॉट डोनेट ब्लड टू ए पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप, ये भी सही है क्योंकि पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप में एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। तो ब्लड ग्रुप इज डेजिग्नेटेड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, गलत, ये एंटीजन के बेसिस पर है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन होगा ए, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन होगा बी, अगर ए बी है तो उसमें होगा ए और बी दोनों एंटीजन, और अगर ओ है तो यहाँ पर नील होगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पर, इनकरेक्ट पूछा गया था थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। पीपल विद ब्लड ग्रुप ए बी आर कंसिडर्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हैं क्योंकि इनके पास एंटीजन्स तो हैं बट प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नहीं है। एंटी बी भी एब्सेंट है और एंटी ए भी एब्सेंट है। और जब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो डोनर के आरबीसी जो हैं, डोनर्स आरबीसी, और रेसिपिएंट के जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हैं, इनके बीच में रिएक्शन होती है। रेसिपिएंट्स एंटीबॉडी इन प्लाज्मा।
इसमें होगी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो बोथ ए एंड बी एंटीजेंस ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। तो ये सही है यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट, दोनों एंटीजेंस हैं बट एंटीबॉडीज यहाँ पर लैकिंग है। बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर इन द प्लाज्मा, गलत। नो एंटीजन ऑन आरबीसी, गलत। बोथ ए एंड बी एंटीजेंस इन द प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे प्लाज्मा दिया हुआ है, एंटीजेंस होते हैं आरबीसी के सरफेस पर, यहाँ पर होंगे एंटीजन ए होगा, यहाँ पर बी एंटीजन, ये प्लाज्मा में होगा एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज। तो करेक्ट आंसर हो गया 101st का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 102nd, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल ये रेस्टिंग स्टेट जब होगी, रिलैक्स स्टेट होगी तब काम करेगा, और ये स्ट्रोक वॉल्यूम को कम करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, डिले होगा इम्पल्स कंडक्शन में। तो रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, सही है। हार्ट रेट इज इंक्रीज्ड, गलत। बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, गलत। हार्ट रेट डिक्रीजेस बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, गलत। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। Now we move to next question. Question number 103rd. Which one of the following is correct? Serum, blood plus fibrinogen. तो यहाँ पे फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सीरम जो होता है वो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, फ्लूइड पार्ट है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए जाए, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सीरम गलत। लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट है, प्लाज्मा के इक्विवेलेंट है ये, प्लस इसमें प्लाज्मा के कंपैरिजन में विद लेसर प्रोटीन्स, प्लाज्मा से ही डिराइव्ड होगा बट प्रोटीन्स यहाँ पर कम होंगी, लार्ज साइज प्रोटीन्स एब्सेंट होती हैं। और डब्ल्यूबीसी में भी लिम्फोसाइट्स का नंबर ज़्यादा होता है, लिम्फोसाइट रिच है, तो ये भी गलत हो गया। ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, तो ये यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इनका परसेंटेज है 45%, प्लाज्मा है 55%। प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, ये भी गलत है, ब्लड में से यहाँ पे पूरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104, व्हेन इज ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन आयोर्टा मैक्सिमम। तो मैमेलियन आयोर्टा में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कब होगा? जब लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा। ये यहाँ पे वॉल्व्स, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ से निकलता है एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से, यहाँ पर होंगे सेमीलूनर वॉल्व्स। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तब एओर्टा में प्रेशर मैक्सिमम। तो सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से तो यहाँ पल्मोनरी ट्रंक एसोसिएटेड है, एओर्टा से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये गलत हो गया। डायस्टोल ऑफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम इधर, राइट एट्रियम की वजह से यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, ये भी गलत। सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर जब सिस्टोल होगा तो जो 30% रिमेनिंग ब्लड रहता है वो फिल हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो इसका भी यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। करेक्ट आंसर हुआ 104 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 105। Doctors use a stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. When is the second sound heard? तो second sound S2, S1 जो होती है और S2। S1 ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर की वजह से,
और ये कब होगा? एट द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होने वाला होगा सबसे पहले ये बंद होंगे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, इसकी वजह से S1। S2 जो होती है सेमीलूनर वॉल्व्स के क्लोजर की वजह से, और सेमीलूनर वॉल्व्स कब क्लोज होगा? एट द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जैसे ही शुरू होगा वैसे ही सेमीलूनर वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे, बैकवर्ड फ्लो को रोक दिया जाएगा। तो when is the second heart sound? Semilunar valves close down after the blood flows into vessels from ventricles। ठीक है, जब ब्लड वेसल्स में ब्लड पहुंचेगा वेंट्रिकल से, उसके बाद जब बैकवर्ड फ्लो शुरू होगा तब तो सेमिलूनर वॉल्व्स क्लोज होंगे। आंसर ये सेकंड सही है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। विच एनिमल हैज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन? तो डॉल्फिन, मैमल है, वेल्ड मैमल, शार्क, ये फिश है। यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन, एक ही एट्रिया है, एक ही वेंट्रिकल है। फ्रॉग में 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल, तो यहाँ पर मिक्सिंग होती है वेंट्रिकल में, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। तो यहाँ पर ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है एम्फीबियंस में, फ्रॉग में। 106 का 4। Now question number 107. The blood pressure in the pulmonary artery is, तो pulmonary artery ये यहाँ पर pulmonary trunk राइट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होगी, यहाँ से ये pulmonary artery में बाइफरकेट हो जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट होंगे सेमीलूनर वॉल्व्स। तो ब्लड प्रेशर के लिए पूछा गया है, सेम एज दैट इन द एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा बड़ा वेंट्रिकल है, ज़्यादा मस्कुलर मास होगा, तो यहाँ से जो एओर्टा निकलेगा उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, तो सेम एज दैट इन द एओर्टा गलत। मोर देन दैट इन द कैरोटिड, कैरोटिड से ज़्यादा, कैरोटिड आर्टरी जो होगी वो एओर्टा से ही जुड़ी हुई है, तो ये भी गलत। मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, ये सही है क्योंकि ये लंग्स में पहुँचेगा और लंग से फिर ये यहाँ पर 4 ओपनिंग्स हैं पल्मोनरी वेन्स की, वहाँ पहुँचता है, 2 राइट साइड से और 2 लेफ्ट साइड से। तो ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये हार्ट से, राइट वेंट्रिकल से दूर है इन कंपैरिजन टू पल्मोनरी आर्टरी, तो प्रेशर भी दूर जाने पे क्या हो जाएगा? कम। तो मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, ये सही दिया हुआ है। लेस देन दैट इन द वेना केवा, ये भी इनकरेक्ट है। तो 107 का करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। द मोस्ट पॉपुलरली known blood grouping is the ABO group blood grouping. It is named ABO and not ABC as the O in it refers to having। तो O blood group है और इसमें एंटीजेंस नील होते हैं, तो 0। ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ द जीन्स, 1 एंटीबॉडी ओनली, no antigens A and B on RBC, other antigens besides A and B, तो no antigens are present in comparison to blood group A जिसमें सिर्फ एंटीजन A है, ब्लड ग्रुप B जिसमें सिर्फ B है, और AB जिसमें A और B दोनों एंटीजेंस हैं, O में यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इसी वजह से इसे O ब्लड ग्रुप। 108 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। In mammals, where do lymph vessels ultimately pour their contents? तो lymph vessels, lymphatic capillaries फिर lymph vessels में, और lymph vessels right lymphatic duct जो राइट अपर चेस्ट और नेक और हेड रीजन से आएगा lymphatic duct में, और राइट lymphatic duct ये फिर जाता है सबक्लेवियन वेन, राइट सबक्लेवियन वेन, और फिर ये जाता है सुपीरियर वेना केवा में। इसी तरह से जो लेफ्ट लोअर साइड, लोअर ऑफ द एब्डोमेन है प्लस लेफ्ट अपर साइड ऑफ द चेस्ट और हेड रीजन, यहाँ से जो लिम्फ आ रही है ये थोरैसिक डक्ट में खुलेगी और ये जाकर के फिर खुलती हैं
लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ये राइट और ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, और ये जाकर के फिर खुलेगा सुपीरियर वेना केवा में। तो एंटी हेपेटिक पोर्टल वेन, आर्टरी एंटरिंग इनटू द स्प्लीन, एंटीरियर वेन्स क्लोज टू द राइट ऑरिकल, और ये फिर जाकर के डायरेक्टली खुलते हैं राइट एट्रियम में। ये भी सुपीरियर वेना केवा और फिर ये राइट एट्रियम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर थर्ड, 109। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। Which of the following represents pulmonary circulation? तो pulmonary circulation, auricle oxygenated blood, lungs deoxygenated blood। pulmonary circulation शुरू होगा राइट वेंट्रिकल से, deoxygenated blood लेकर के जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल गलत, लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड गलत। राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में पहुंचाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, फिर लेफ्ट लंग से जो पल्मोनरी वेन्स होंगी वो लेफ्ट ऑरिकल में आकर के खुलेंगी। तो ये होगा यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन। 110 इज 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज सिस्टेमिक हार्ट रेफर टू? तो सिस्टेमिक हार्ट जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी टिश्यूज में जाने के लिए, बॉडी सिस्टम में, इसे बोलेंगे सिस्टेमिक हार्ट। तो द टू वेंट्रिकल्स टुगेदर इन ह्यूमंस, द हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर स्टिमुलेशन, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, बॉडी टिश्यूज में पहुंचाएगा। 111 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 112। ब्लड मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम ए पेशेंट and kept in a test tube for analysis of corpuscles and plasma। तो मतलब इसको रखना होगा मैं एंटी कोआगुलेटेड स्टेट में। विच वन विल यू नॉट यूज फॉर दिस पर्पज? तो इसमें कौन सा नहीं यूज करेंगे? टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम जो होता है ये कैस्केड को, क्लॉटिंग कैस्केड को एक्टिवेट करेगा, मतलब क्लॉटिंग को प्रमोट करेगा। और हमें चाहिए एंटी कोआगुलेटेड, क्योंकि कार्पस्कल्स और प्लाज्मा दोनों को स्टडी करना है। तो यहाँ पर ये दिस टेस्ट ट्यूब, इसको नहीं यूज़ करेंगे। चिल्ड टेस्ट ट्यूब, चिल्ड टेस्ट ट्यूब की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगी, एंजाइम्स कम एक्टिवेट होंगे, तो कोगुलेशन भी कम होगा, तो ये फेवर ही करेगा। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हेपेरिन, ये भी एंटीकोआगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोआगुलेंट, तो ये भी इसमें हेल्प करेगा हमारी एनालिसिस में। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्सलेट, ये कैल्शियम का रिमूवल करता है, अगर कैल्शियम कम होगा तो कोगुलेशन भी कम होगा, तो इस वजह से यहाँ पर फर्स्ट 112। Now we move to next question, question number 113. Using the ABO blood group system, if both antigens are present but no antibody, what is the individual's blood group? अगर दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट हैं बट नो एंटीबॉडी, व्हाट इज द इंडिविजुअल्स ब्लड ग्रुप? तो यहाँ पर एंटीजन है ए और बी, ये दोनों एंटीजेंस, और इनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। आई ए और आई बी यहाँ दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, जिसकी वजह से एंटीजन ए और बी बनते हैं। एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ये शुगर है यहाँ पर, और यहाँ पर डी गैलेक्टोज शुगर, तो जिसकी वजह से ये दो अलग अलग एंटीजेंस, और यहाँ पर प्लाज्मा जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं एंटी ए, यहाँ पर एंटीबॉडीज एब्सेंट, ना ही एंटी ए होगा और ना ही एंटी बी, क्योंकि अगर होता तो ये फिर क्लम्पिंग शुरू हो जाती। तो करेक्ट आंसर हो गया 113 का थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। What is true about leukocytes? Their sudden fall in number is blood cancer. These are produced in the thymus. These are enucleated. These can squeeze out through the capillary walls. तो ट्रू पूछा गया है ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC के बारे में।
तो ये स्क्वीज आउट हो जाते हैं थ्रू कैपिलरी वॉल्स, जहाँ पर टिश्यू में डैमेज वगैरह होगी वहाँ पर इन्फेक्शन होगा वहाँ पहुँचेंगे, इसी को बोलते हैं डायापिडेसिस। दीज आर इन्यूक्लिएटेड, गलत है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द थाइमस, गलत, इनका प्रोडक्शन होता है रेड बोन मैरो स्टेम सेल्स जो हैं ब्लड में, वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगी। देयर सडन फॉल इन नंबर इज ब्लड कैंसर, गलत, ब्लड कैंसर क्या, ल्यूकीमिया। और यहाँ पर एबनॉर्मल इंक्रीज होती है WBC की, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ ल्यूकोसाइट्स, इसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। डिक्रीज को बोला जाएगा ल्यूकोपीनिया। करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर ट्रू अबाउट ल्यूकोसाइट, देख दिस कैन स्क्वीज। 114 is 4. Now we move to next question. Question number 115. The pulmonary artery differs from pulmonary vein in that it has, तो पल्मोनरी आर्टरी नो एंडोथीलियम, एंडोथीलियम होगा 3 लेयर्स आर्टरी में भी वेन्स में भी। ट्यूनिका इंटिमा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको ट्यूनिका इंटिमा बोलते हैं। लार्ज ल्यूमिन, ये गलत है, डिफर्स फ्रॉम दैट इन दैट इट हैज़, तो लार्ज ल्यूमिन किसमें, वेन्स में है। थिक मस्कुलर वॉल्स, तो ये सही है यहाँ पर। आर्टरी में यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, इसको बियर करना होगा, तो यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया जो होती है, मिडल लेयर जो है इसकी वो थिक होगी। ट्यूनिक मतलब होता है कवरिंग, मीडिया मतलब मिडल लेयर, तो ये मस्कुलर है, स्मूथ मसल्स की लेयर होती है। 115 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116. What is the most accurate statement about blood constituents and respiratory gases transport? Most accurate statement about blood constituents and respiratory gas transport. RBCs transport oxygen, whereas WBCs transport CO2. RBCs transport oxygen, whereas plasma transport only CO2. RBCs as well as WBC transport both oxygen and CO2. RBCs as well as plasma transport both oxygen and CO2. तो मेन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो RBCs और प्लाज्मा के थ्रू। RBCs जो है ये 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, बाकी 3% प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व्ड स्टेट में, ये ऑक्सीजन के लिए हो गया। CO2 जो होता है ये 20 से 25% हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर के कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, बाकी जो यहाँ पर 70% ये प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट, और 7% यहाँ पर डिजॉल्व्ड स्टेट में। तो मेनली प्लाज्मा और RBCs, तो 116 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117. Histamine and the natural anticoagulant heparin are released by what type of WBC? तो हिस्टामिन ये प्रो इन्फ्लेमेटरी है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपेरिन, हेपेरिन इज नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ये आते हैं बेसोफिल से। इसमें सेरोटोनिन भी होगा और सेरोटोनिन हेल्प करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में। तो 117 का करेक्ट आंसर हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118. देयर इज अ रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद एन अननोन ब्लड ग्रुप, तो एक पेशेंट है जिसका रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड ग्रुप पता नहीं है, इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। तो उसका डॉक्टर फ्रेंड जिसने अपना ब्लड ऑफर किया है डोनेशन के लिए, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, व्हाट शुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर? तो ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB, तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है ब्लड ग्रुप O वाला, और यहाँ पर भी O निगेटिव, मतलब इसमें ना ही एंटीजन A है, ना ही एंटीजन B है, और ना ही एंटीजन RH है। तो ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। 118 सेकेंड। थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119.
The autonomous neural system could moderate cardiac activity. Select the correct answer. तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ये यहाँ पर मॉडरेट, तो पैरासिम्पैथेटिक ये इसको स्लो डाउन करेगा. स्टिमुलेट्स द हार्ट रेट, गलत. द सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सही है. सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट भी बढ़ाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगी. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ सेकंड. द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिक्रीजेज द हार्ट रेट बट इंक्रीजेज स्ट्रोक वॉल्यूम, गलत. इंक्रीज नहीं करेगा. द सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीजेज द हार्ट रेट, ये डिक्रीज नहीं करेगा. तो करेक्ट आंसर है सेकंड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 120. द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल ऑफ द हार्ट इज फाउंड इन विच चैम्बर. तो थिकेस्ट मस्कुलर वॉल जो है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा होगा, ज़्यादा मस्कुलर होगा, क्योंकि इसको यहाँ पे एओर्टा में ब्लड पंप करना होता है, और एओर्टा जो है वो पूरी बॉडी में जाएगा. एओर्टा से जो आर्टरीज निकलेंगी, ब्लड जो होगा वो पूरे बॉडी टिश्यूज़ में, और बॉडी टिश्यूज से फिर वापस ये आएगा वेना केवा के थ्रू, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम में. तो इस वजह से यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे ज़्यादा बड़ी और थिकर. 120 is second. Now we move to next question. Question number 121. The following are needed for जो है ये कोआगुलेशन कैस्केड के लिए जरूरी है. कैस्केड मतलब सीरीज ऑफ इवेंट्स, जहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा. विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए +7, 9 और 10 इन क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए ज़रूरी है. लिवर में सिंथेसाइज करना, ये सिंथेसिस होगी. तो कैल्शियम एंड विटामिन के. 121 इज सेकंड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 122. मार्क द पेयर ऑफ subcutaneous substances among the following which is essential for coagulation of blood. तो यहाँ पर कैल्शियम आयंस एंड प्लेटलेट फैक्टर. हेपेरिन यहाँ पर नेचुरल एंटीकोगुलेंट है. ऑक्सलेट्स ये रिमूव करेंगे. प्लेटलेट फैक्टर्स एंड हेपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट. तो 122 इज सेकंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 123. Given below are two statement. Portal system consists of veins which start from capillaries of one organ and end into capillaries of another organ. Hepatic portal vein carries blood from intestine to liver before it is delivered to the systemic circulation. तो यहाँ पर both statement 1 and 2 are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Both statement are true but statement 2 is not a correct explanation. तो पोर्टल सिस्टम के लिए सही दिया हुआ है. पोर्टल सिस्टम में ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट होकर के वेन्स, कैपिलरीज से वेन्स, और इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इनटू लार्ज वेन्स ये डायरेक्ट जाती हैं किसी ऑर्गन में, और जिस ऑर्गन को ये सप्लाई करेंगी उसी के नाम पर पोर्टल सिस्टम का नाम होता है. जैसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम. और इससे फिर जो वेन्स निकलेंगी, जैसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में हेपेटिक वेन्स, ये फिर जा कर के खुलती हैं मेजर वेन्स में, वेना केवा में. तो यहाँ पर कैपिलरी सिस्टम से शुरू होगा और दूसरे ऑर्गन की कैपिलरी सिस्टम में पोर्टल वेन्स. तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर बिफोर इट इज़ डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ये भी सही है, ये भी सही है, और ये पोर्टल सिस्टम को एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 124. Atherosclerosis affects the vessels that supply blood to the heart muscle.
Atherosclerosis is caused by deposits of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which makes the lumen of arteries narrower. तो atherosclerosis affects the vessels that supply blood. तो ब्लड की सप्लाई जो होगी वो कम हो जाती है हार्ट मसल्स, सही है ये। और ब्लड की सप्लाई कम क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे प्लाक का फॉर्मेशन होता है जो किसका बना होता है? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोअर, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम। तो ये दोनों सही है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 124। Now question number 125. In open circulatory system, blood is pumped by heart, passes through large vessels into open spaces or blood cavity called sinuses. सही है, open circulatory system में sinuses present है. In this distribution, blood flow to different organ is well regulated. Open में नहीं, closed में ये well regulated है. वहाँ पर वेनस कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई को रेगुलेट किया जा सकता है बेटर वे में। तो स्टेटमेंट 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो 125 का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 126। Given below are two statements. In fishes, single circulation occurs. Fishes have two chambered heart with an atrium and a ventricle. तो यहाँ पर सही है, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होगा ये पहुंचेगा गिल्स में, गिल से फिर ये ऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ से ये ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज, और यहाँ से फिर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये पहुंचेगा एट्रिया में। तो यहाँ पर चूंकि एक ही एट्रिया और एक ही वेंट्रिकल है तो ब्लड फ्लो जो है सिर्फ यूनिडायरेक्शनल हो सकता है, एक ही सर्कुलेशन में एक ही बार हार्ट में आएगा, तो इसलिए ये सिंगल सर्कुलेशन, तो सिंगल सर्कुलेशन है, सही है। और दो चैम्बर्ड हार्ट है इस वजह से सिंगल सर्कुलेशन है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 126 का फर्स्ट, इसीलिए इसे बोला जाता है वेनस सर्कुलेशन भी। वेनस सर्कुलेशन क्यों? क्योंकि इसमें हार्ट में हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही है। तो 126 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम। रीजन क्या है? फ्रॉग इज ए पोइकिलोथर्म, कोल्ड ब्लडेड है। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी करोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा, उस तरह का कोई सर्कुलेशन नहीं है। हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ सी और डी। मायोजेनिक मतलब मसल की खुद की एक्टिविटी से, ऑटो एक्साइटेबल, तो सी एंड डी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। मैच द आइटम्स। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन किसके लिए होगा? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। गामा ग्लोबुलिन जो है ये एंटीबॉडीज। एल्बुमिन, एल्बुमिन जो होगा वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी होती है, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए जरूरी है। तो ए इज सेकेंड, बी इज थर्ड एंड सी इज फर्स्ट। 128 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड सेमिल्यूनर। तो ट्राइकस्पिड यहाँ पर प्रेजेंट होगा राइट साइड में, इसमें 3 कस्प प्रेजेंट है, और ये बाइकस्पिड है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया बाइकस्पिड। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, ये हो गया ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड को ही बोला जाता है मिट्रल वॉल्व। तो करेक्ट आंसर होगा ट्राइकस्पिड बिटवीन राइट वेंट्रिकल, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ए इज थर्ड, और एक ही में दिया हुआ है ए इज थर्ड,
बी यहाँ पर फर्स्ट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सेमी ल्यूनर यहाँ पर जो एओर्टा है इसकी ओपनिंग पर प्रेजेंट होगा सेमी ल्यूनर, या फिर पल्मोनरी ट्रंक जो है जो राइट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है यहाँ पर प्रेजेंट होगा सेमी ल्यूनर। तो बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो ए इज थर्ड, बी इज फर्स्ट एंड सी इज सेकंड। 129 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 पी वेव। तो ये ईसीजी में अभी हम लोगों ने देखा था, पी इज फॉर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और इसके बाद फिर टी वेव, ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, यहाँ पर एट्रिया साइज, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, ये यहाँ पर आएगा। पी वेव, पी वेव किसके लिए हो गया, ये तो हो गया, ए इज फोर्थ। फिर इसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। टी वेव, ये रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। एंड रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, ये होता है करोनरी इस्कीमिया में, ब्लड फ्लो जो होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, तो इसको बोलेंगे इस्कीमिया। तो ए का हो गया फोर्थ, बी का है फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। करेक्ट आंसर हुआ 130 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 131. All the components of nodal tissues are octoexcitable. Why does the SA node act as the normal pacemaker? तो जब सारे के सारे ऑटो एक्साइटेबल हैं, SA नोड से फिर AV नोड से फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, और इसके बाद फिर इससे निकलते हैं परकिंजे फाइबर्स, फाइन ब्रांचेस, जो वेंट्रिकल्स की वॉल में जाएंगी। तो इसमें ऐसे नोड, ये पूरा ही नोडल टिश्यू जो है ये कार्डियक मसल्स के मॉडिफिकेशन से बनेगा, मॉडिफाइड कार्डियक मसल सेल्स, बट ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी की एबिलिटी छोड़ करके इनमें ऑटो एक्साइटेबिलिटी होती है और इम्पल्स जनरेशन की एबिलिटी होती है। तो ऐसे नोड में ये इम्पल्स जनरेशन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे हायर रेट पर होगी, 70 to 75 बीट्स पर मिनट। तो ऐसे नोड जो है इस वजह से यहाँ पर पेसमेकर का काम करता है। लोएस्ट रेट गलत, इज द ओनली कंपोनेंट गलत, ओनली ऐसे नोड कैन कन्वे गलत, ऐसे नोड हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन। तो 131 का करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 132. ए स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू embedded in the lower corner of the right atrium close to the atrioventricular septum। तो यहाँ पर ये जो होगा ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये यहाँ पर ऐसे नोड राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, और यहाँ पर लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ये है एवी नोड, और ये डिले करता है इम्पल्सेस को हार्ट अबाउट 0.1 सेकेंड का। और ये किस लिए ज़रूरी है, ताकि एट्रिया जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो सके, इसका जो रिमेनिंग ब्लड है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद एट्रियल सिस्टोल के बाद ही यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है, कार्डियक साइकिल में हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ये डिले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हेल्प करेगा एट्रिया को कंप्लीट एम्प्टी होने में। 132 का करेक्ट आंसर है फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 133. द QRS कॉम्प्लेक्स इन ए स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स, कई बार पीछे क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, ये होगा QRS कॉम्प्लेक्स। ECG क्या है, तो ये कार्डियक एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाएगा,
और इसमें ये है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के लिए QRS कॉम्प्लेक्स। तो डीपोलराइजेशन ऑफ ventricles 133rd is second. Now we move to next question 134. Valvate estivation of petals. Valvate estivation में petals जो होते हैं ये overlap नहीं करते हैं, बस एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, मार्जिन्स इनके नो ओवरलैपिंग। तो इस तरह का अगर है तो इसको बोला जाएगा वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? नॉट फाउंड इन। तो दिस इज नॉट फाउंड इन पी, बीन में है, पी, बीन एंड लेडी फिंगर। पी और बीन में जो है ये यहाँ पर वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी में एक स्टैंडर्ड है जो ओवरलैप करेगा, ये विंग्स को ओवरलैप करता है, और विंग्स ओवरलैप करते हैं कील और कराइना। ये पोस्टीरियर मोस्ट है, मदर एक्सिस इधर की तरफ, और ये कील, ये हो गए विंग्स, इन्हीं को बोलते हैं विंग्स और एले। और ये हो गया स्टैंडर्ड और वैक्सिलम। तो ये फेबेसी में प्रेजेंट है, पी और बीन इसके मेंबर्स हैं। लेडी फिंगर ये मालवेसी का मेंबर है, यहाँ पर ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, यहाँ पर ओवरलैपिंग प्रेजेंट है बट एक डेफिनेट मैनर में प्रेजेंट है। तो नॉट पूछा गया, करेक्ट आंसर होगा 134 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। मोनोएडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन। मोनोएडल्फस में जो स्टेमेंस हैं इनके फिलामेंट्स आपस में फ्यूज्ड होंगे। मोनोथीकस होता है मालवेसी में और मोनोएडल्फस भी है। तो ये सारे जो फिलामेंट्स इनके एक ही बंडल में फ्यूज हैं, सिर्फ फिलामेंट पार्ट फ्यूज्ड है, एंथर पार्ट जो होगा ये फ्री है। तो ये मालवेसी का मेंबर है चाइना रोज गुड़हल। तो 135 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। So I have covered my portion. Thank you all of you. Thank you so much. Now further discussion will be carried by my fellow partner Survi ma'am. Thank you so much. हेलो बच्चों, नमस्कार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 136 से डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। बिल्कुल सही है। अगर टॉक्सिसिटी की बात करी जाए, तीन चीजें याद रखिएगा। अगर टॉक्सिसिटी की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा अमोनिया, अमोनिया के बाद यूरिया, और यूरिया के बाद यूरिक एसिड। अगर बेटा बात करी जाए वाटर रिक्वायरमेंट की, कि कितना पानी चाहिए इनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, वाटर रिक्वायर्ड की अगर बात करी जाए तो जो जितना ज्यादा टॉक्सिक उसको उतना ज्यादा पानी चाहिए बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ठीक, तो सबसे ज्यादा वाटर चाहिए हमें NH3 को बाहर निकालने के लिए, अमोनिया को। फिर उसके बाद पूछा जाता है एनर्जी यूज्ड। तो बेटा अमोनिया जो निकलता है वो बाय डिफ्यूजन निकलता है। एनसीईआरटी की लाइन पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है बाय डिफ्यूजन। तो सबसे कम एनर्जी लगती है आपके अमोनिया को निकालने में, उसके बाद उससे ज्यादा यूरिया और सबसे ज्यादा यूरिक एसिड। तो यहाँ पे बोल रहा है अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, सही है। अमोनोटेनिक एनिमल रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन, सही है। जैसा मैंने बताया जितना ज्यादा टॉक्सिसिटी उतना ज्यादा वाटर। किडनी प्ले अ मेजर रोल इन अमोनिया रिमूवल इन फिशेस। तो किडनी का कोई भी रोल बेटा फिशेस में नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैच द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स विद देयर प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन से बेटा जोड़ना है। तो अगर बात करी जाए प्रोटोनेफ्रीडिया की, तो ऑस्मोरेगुलेशन मेनली, नेफ्रीडिया की रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड आयनिक बैलेंस, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल की एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एंड इंटीनल ग्लैंड्स एक्सक्रीशन एंड क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। Next question है, nephrons with a long loop of Henle that extends deep into the medulla are known as juxtamedullary nephron. बेटा on the basis of loop of Henle, लूप ऑफ हेनले की लेंथ के बेसिस पे बेटा दो तरीके के होते हैं। अगर लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है तो उसको बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और अगर लूप ऑफ हेनले बेटा आपका लॉन्ग है
तो उसको बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक, अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करी जाए तो 85% पाया जाता है, और इसकी बात करी जाए तो 15%। यहाँ पे वॉसा रेक्टा एब्सेंट होती है, यहाँ पे वॉसा रेक्टा प्रेजेंट होती है। इसका प्राइमरी फंक्शन है केवल एक्सक्रीशन का, मतलब यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का, और जक्स्टा मेडुलरी का बेटा फंक्शन होता है कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाने का, मतलब वाटर को बचाने का, और ये काम करती है एट द टाइम ऑफ फास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द यू शेप्ड ब्लड वेसल्स रनिंग पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले इज नोन एज वॉसा रेक्टा। क्या बोलते हैं बेटा उसको? वॉसा रेक्टा बोलते हैं। जैसे अगर बात करी जाए तो ये आपका क्या हो गया, बोमेंस कैप्सूल, ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो गया बेटा, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल से लगा हुआ क्या है, पीसीटी। पीसीटी से क्या निकल रहा है बेटा, आपका लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले बेटा जाके ऊपर उठता है किसमें, आपके डीसीटी में, और डीसीटी ओपन होती है जाके किसमें, आपके कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक, यहाँ पे बेटा आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करता है, और इफरेंट आर्ट्रियोल बेटा उससे बाहर निकलता है। ये इफरेंट आर्ट्रियोल बेटा माइन्यूट कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोला जाता है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। क्या बोला जाता है, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और ये पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज बेटा क्या करती हैं, आपके डिफरेंट पोर्शन जो होते हैं उनको क्या करती है, लाइन करती है। क्या करती है, लाइन करती है। इसी की और ज्यादा माइन्यूट फाइन ब्रांच जो बेटा आपका लाइन करती है किसको, लूप ऑफ हेनले को, और वो जाके ओपन होती है बेटा आपकी वीन्स में, उसको बोला जाता है क्या, वॉसा रेक्टा। ये क्या है बेटा, वॉसा रेक्टा। और ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल से निकली है ये क्या है, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया बेटा आपका वॉसा रेक्टा। और किस शेप का होता है, मैंने आपको दिखाया कि वाइंडिंग होती है। वैसे शेप कैसा होता है इसका, यू शेप, क्योंकि आपका लूप ऑफ हेनले भी कैसा होता है, हेयर पेन लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following given statements are correct, mammals and marine fishes are uriotelic animals। सही है, mammals और marine fishes मतलब chondrichthyes के जो मेंबर होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। सही है, यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द किडनी ऑफ मैमल। तो ये गलत है, यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है, लिवर में होता है। किसमें होता है, लिवर में होता है। और बाय द साइकिल, जिसको बोलते हैं क्रेब हेंसलेट साइकिल, या फिर इसको बोलते हैं यूरिया साइकिल, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। और ये कहाँ चलती है बेटा, लिवर में चलती है, और लिवर में अमोनिया को फिक्स किया जाता है और यूरिया में चेंज किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सम यूरिया इज रिटेन्ड इन द किडनी टू मैट्रिक्स टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। तो ये बिल्कुल सही है, तो आपका दूसरा गलत है, तो सेकंड वाले ऑप्शन कट जाएंगे, तो बचा क्या आपका सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म possesses प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल बेटा आपका किसमें पाया जाता है, प्लैटीहेल्मिन्थेस में। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थेस के साथ साथ बेटा और किसमें होता है, ये एम्फिऑक्सिस, लैंसलेट वगैरह में भी आपका प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्लानेरिया एग्जाम्पल किसका है, आपके प्लैटीहेल्मिन्थेस का। अर्थवॉर्म में क्या होगा बेटा, अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया होगा, कॉकरोच में मेल्फिगियन टिब्यूल होगा, और ये क्रस्टेशियन है तो इसके पास क्या होगा, आपका एंटीनल ग्लैंड। नेक्स्ट, the notch present on the inner concave mirror of the kidney through which blood vessels, nerves and ureter enter is called as। तो इसके लिए ध्यान से समझिएगा किडनी का डायग्राम। अगर बोला जाए ये आपकी किडनी है, ठीक है, तो किडनी में बेटा आपका बाहर की लेयर होती है। ठीक, ये बाहर की लेयर आपकी क्या कहलाती है, पेरिटोनियम।
और इसका फॉर्मेशन करने के लिए बाहर से बेटा आपके रीनल फैसिया होते हैं, बीच में एडिपोज टिश्यू होते हैं, और सबसे अंदर क्या होते हैं, सबसे अंदर होती है बेटा रीनल कैप्सूल। सबसे अंदर क्या होते हैं, रीनल कैप्सूल। बेटा इसके दो रीजन है, पहला रीजन है कॉर्टेक्स, दूसरा रीजन है मेडुला। और मेडुला रीजन में बेटा क्या पाए जाते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच की जो स्पेसेस होती हैं जहाँ कॉर्टेक्स आके लाई करता है उसको बोला जाता है बेटा क्या, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनाई। ये जितने भी मेडुला है बेटा ये जाके ओपन होते हैं माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स बेटा ओपन होता है मेजर कैलिक्स में, और मेजर कैलिक्स बेटा एक ब्रॉड फनल लाइक रीजन में खुलता है जिसको बोला जाता है रीनल पेल्विस। क्या बोला जाता है, रीनल पेल्विस। और ये जो रीनल पेल्विस है बेटा ये आपकी यूरिन को आगे पास करता है, और ये जहां से निकलती है इस नॉश को, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है बेटा, हाइलम। और हाइलम से बेटा आपका यूरेटर बाहर निकलता है, और इसी हाइलम में बेटा आपकी आर्टरीज, रीनल आर्टरीज और रीनल वीन आपके किडनी में एंटर करती है इसी के थ्रू, इसके थ्रू। और इस पॉइंट को बेटा क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम। तो यहाँ पे नॉश पूछ रहा था तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइलम। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है बेटा हीमोडायलिसिस के बारे में। इन हीमोडायलिसिस द डायलाइजिंग फ्लूइड हैज द सेम कॉम्पोजिशन। देखो हीमोडायलिसिस के टाइम पे क्या किया जाता है, आपका एक शीट ली जाती है, एक आपका जिसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। इस आर्टिफिशियल किडनी में बेटा आपका सेलोफेन ट्यूब्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा, सेलोफेन ट्यूब्स। ठीक, यहां से बेटा एक किसी आर्टरी से क्या किया जाता है, ब्लड को ड्रेन किया जाता है, ब्लड यहाँ से एंटर करता है। और जब ब्लड यहाँ से एंटर करता है तब बेटा इसमें बाहर से हेपेरिन को ऐड किया जाता है ताकि बेटा यहाँ पे कोगुलेशन ना हो जाए। जब ब्लड यहाँ पे एंटर करता है ना, ब्लड ने यहाँ पे एंटर किया, तो जो प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन होता है वो सेम कॉम्पोजिशन होता है जैसा आपका किडनी में फिल्टर किया जाता है। बस प्लाज्मा में क्या नहीं होता है, सेम कॉम्पोजिशन होता है, सेम कॉम्पोजिशन। यहाँ पे जो इसमें ये भरा गया है डायलाइजिंग फ्लूइड, इसकी बात करी जा रही है। ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है यहाँ पे जो डाला जा रहा है इसका सेम कॉम्पोजिशन होता है, एक्सेप्ट सेम कॉम्पोजिशन एज प्लाज्मा, सेम कॉम्पोजिशन एज प्लाज्मा एक्सेप्ट यूरिया। केवल इसमें क्या नहीं होता है बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं, याद रखिएगा नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें एब्सेंट होते हैं। अब जो ब्लड आपने बॉडी से डाल रहे हो तो इसमें क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट, हम उसको ब्लू से मार्क कर दे रहे हैं, यूरिया प्रेजेंट है इसमें। ठीक, और अगर यूरिया प्रेजेंट है, इसकी कंसेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है और बाहर इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, तो ये यूरिया क्या करता है, अंदर से आपके डायलाइजिंग फ्लूइड की तरफ बाहर निकलने लगता है। तो जब ब्लड यहाँ से निकलता है तो बेटा ये ब्लड आपका प्योरीफाइड फॉर्म में निकलता है और वापस से इसको बेटा बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। तो हैज द सेम कॉम्पोजिशन एज प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी प्राइमरली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू। तो बेटा अगर कलेक्टिंग डक्ट की बात करी जाए तो मेनली उसका काम क्या होता है, यूरिन को आपका बाहर निकालना बॉडी से। तो बेटा और उसके साथ साथ यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने को मतलब आपके जितने भी नेफ्रॉन है वो ज्यादातर आपके किसमें ओपन होते हैं, जाके कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं जाके। और उसके साथ साथ बेटा इसका प्राइमरी फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म कंसेंट्रेटेड यूरिन। कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाने में भी बेटा कौन मदद करता है, आपका कलेक्टिंग डक्ट मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय कलेक्टिंग डक्ट। तो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, तो बेटा आपका जो कलेक्टिंग डक्ट है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया निकालता है जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाता है, और बेटा वहां पे आपकी ऑस्मोलैरिटी बनाने में क्या करता है, मदद करता है, जो 300 से 1200 आपने पढ़ी है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर यूरिकोटेलिक। सही है। रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट कैसे होते हैं बेटा? यूरिकोटेलिक होते हैं। दूसरा बोल रहा है यूरिक एसिड द लीस्ट नाइट्रोजनस टॉक्सिक वेस्ट। सही है, ये मैंने अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। यूरिकोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीट वेस्ट विथ मैक्सिमम वाटर लॉस। तो मैक्सिमम नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? मिनिमम वाटर लॉस। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? फर्स्ट। नेक्स्ट, इन ह्यूमंस द मेडुला ऑफ द किडनी इज डिवाइडेड इनटू। तो मेडुला ऑफ द किडनी इज डिवाइडेड इनटू मेडुलरी पिरामिड्स। अभी मैंने डायग्राम में समझाया था। इन विच रीजन ऑफ द किडनी आर द मैल्फिगियन कॉर्पसल पीसीटी डीसीटी आर लोकेटेड? तो बेटा ये किस में पाए जाते हैं? कॉर्टिकल रीजन में। और आपका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो किस में पाया जाता है? मेडुलरी रीजन में। नेक्स्ट, किडनी। किडनी बेटा क्या है? अगर किडनी की बात करी जाए तो फॉर्मेशन करता है किसका? यूरिन का। यूरेटर, कंडक्शन ऑफ यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन। एंड यूरेथ्रा, पैसेज ऑफ फॉर यूरिन टू आउटसाइड बॉडी। यूरेथ्रा का लेंथ बेटा याद रखना, यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो फीमेल में शॉर्ट होती है, मेल में लॉन्ग होती है। मेल में लॉन्ग होने का रीजन ये है क्योंकि मेल में जो यूरेथ्रा होता है बेटा वो एज ए बिहेव करता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। सेम उसी डक्ट से बेटा आपका यूरिन भी पास करता है और उसी डक्ट से स्पर्म भी पास करते हैं। इस वजह से मेल में यूरेथ्रा की लेंथ लंबी होती है। तो ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ। बी का क्या हो जाएगा? सेकंड। सी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन? तो फर्स्ट स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन का, वो फर्स्ट स्टेप बेटा क्या है? आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो फिल्ट्रेशन किया जाता है अंडर सर्टेन प्रेशर किया जाता है, और प्रेशर जो जनरेट किया जाता है वो पॉजिटिव प्रेशर जनरेट किया जाता है ऑफ, प्रेशर कितना जनरेट होता है बेटा? 10 mm ऑफ Hg का प्रेशर क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। तो पहला स्टेप क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। नेक्स्ट, ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स विच आर द फंक्शनल यूनिट। हर एक किडनी में 1 मिलियन होता है, तो दोनों किडनी में तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 मिलियन। दूसरा बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय इफरेंट आर्ट्रियोल। तो इफरेंट आर्ट्रियोल फॉर्मेशन नहीं करता है, कौन करता है? एफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। बोमैन्स कैप्सूल इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस टू फॉर्म द मैल्फिगियन बॉडी। बिल्कुल सही है, ये रहा बोमैन कैप्सूल, और बोमैन कैप्सूल के अंदर यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और इन दोनों को मिला के बोला जाता है मैल्फिगियन बॉडी। तो आंसर बेटा आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो फर्स्ट और थर्ड, सेकंड वाले सारे ऑप्शन चले गए। तो आंसर क्या मिला हमें? थर्ड। तो 151 का क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन अ हेल्दी इंडिविजुअल? हेल्दी इंडिविजुअल का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? तो बेटा ये कितना होता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 125 ml पर मिनट। अब इसमें पूछ सकता है कि फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, कि तो आपको ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन घुमा कैसे सकता है। तो कार्डियक आउटपुट बेटा कितना होता है? 5000 ml पर मिनट। इस कार्डियक आउटपुट का किडनी में कितना जाता है? मतलब रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो जो किडनी में जाता है, तो रीनल ब्लड फ्लो जो किडनी में जाता है वो इसका कितना जाता है? 1/5 या 20 से 25% जाता है। तो कितना हो जाएगा बेटा? 1100 से 1200 ml लगभग पर मिनट। अब ये पूरे ब्लड का फ्लो है। ब्लड का फ्लो मतलब कहने का मतलब क्या है? इसमें प्लाज्मा भी है, इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी है, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें देखना है, क्योंकि प्लाज्मा फिल्टर होता है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? रीनल प्लाज्मा फ्लो। और जो बेटा रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है वो कितना निकल के आता है? इसका 650 ml पर मिनट। अब इस पे जब बेटा इस 650 ml पर मिनट पे जब आपका पॉजिटिव प्रेशर जनरेट किया जाता है 10 mm ऑफ Hg का, 10 mm ऑफ Hg का जब नेट
प्रेशर जनरेट किया जाता है, तब बेटा ये हमें फिल्टर करके देता है प्लाज्मा 125 ml पर मिनट। और जो प्लाज्मा फिल्टर होता है बेटा वो डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा होता है, मतलब उसमें प्रोटीन फिल्टर नहीं होते। तो ये चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी टाइप से फ्रेम किया जा सकता है। Next, the filtration membrane in the glomerulus consists of endothelium of glomerular blood vessel, सही है। epithelium of Bowman capsule, सही है। basement membrane between them, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 153 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेलोफेन मेम्ब्रेन यूज्ड इन डायलाइजर एक्ट टेस्ट, तो मैंने अभी बताया था किसकी तरह एक्ट करती है बेटा, वो एज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने के लिए क्या करती है, वहां पे बिहेव करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 154 का सेकंड। नेक्स्ट, which of the following given statements are correct? The PCT is followed by Henle's loop, सही है। Henle's loop has an ascending and a descending limb, सही है। The distal convoluted tubule DCT connects directly to the ureter, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका तीसरा क्या हो जाएगा? गलत है। तो आपका आंसर क्या मिल गया आपको? 155 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा यहाँ पे, तो ए क्या है? ए बी सी यहाँ से पूछा गया है। तो सी क्या है बेटा? सी कैलिक्स है, ठीक। बी क्या है बेटा? बी आपके मेडुलरी पिरामिड है, मेडुलरी पिरामिड। और ए क्या है बेटा? तो ए है आपका रीनल कॉलम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पास थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? तो अभी मैंने बताया था प्लाज्मा फिल्टर होता है, लेकिन प्लाज्मा के प्रोटीन फिल्टर नहीं होते हैं, तो वो कैसा होता है? डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा होता है। 155 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप इज इम्परमिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे जा रही है वो इम्परमिएबल होती है वो पानी के लिए, और परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, तो ये गलत है। असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, बट और आपकी परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये स्टेटमेंट आपके असेंडिंग के लिए सही है। डिसेंडिंग में उल्टा होता है, डिसेंडिंग में परमिएबल होती है पानी के लिए और इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। Henle's loop helps in concentrating the filtrate as it is moved downward through the loop, बिल्कुल सही है। Henle's loop concentrated यूरिन फॉर्मेशन में मदद करता है बेटा, इसी वजह से जो कंसेंट्रेटेड यूरिन होती है वो डिपेंड करती है कि लूप ऑफ हेनले की लेंथ कितनी है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, एल्डोस्टेरॉन एक्ट्स मेनली ऑन, तो एल्डोस्टेरॉन बेटा कहाँ एक्ट करता है? डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल पे। और बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में क्या करता है? मदद करता है। और ये कहां से निकलता है बेटा? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, और ये किस टाइप का हार्मोन है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और ये एक टाइप का बेटा जो आपका है, ये एल्डोस्टेरॉन एक टाइप का आपका वेसोकंस्ट्रिक्टर भी है। नेक्स्ट, the juxtaglomerular apparatus is formed by cellular modification in which of the following structure? कौन से स्ट्रक्चर्स में बेटा चेंज आता है? तो आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा, ये रही इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक। यहां से इफरेंट आर्ट्रियोल के पास से निकलता है बेटा क्या? डीसीटी। डीसीटी में स्पेशल टाइप के सेल मॉडिफिकेशन होते हैं जिनको बोला जाता है मैक्युला डेंसा। और मैकुला डेंसा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डीसीटी में। ये आपका क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल, इनके बीच, इन्हीं की वजह से बेटा जेजी एपरेटस का फॉर्मेशन होता है। ये क्या हो गया बेटा? मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा इज अ टाइप ऑफ सेंसर सेल। अगर जीएफआर कम है तो ये बेटा सिग्नल देता है, बीच में इनके प्रेजेंट होते हैं लैसिस सेल, और यहां से सिग्नल पहुंचता है बेटा किसके पास? यहां से सिग्नल पहुंचता है बेटा जेजी सेल के पास। किसके पास पहुंचता है? जेजी सेल्स के पास। और इन सब को मिला के बोला जाता है जेजी एपरेटस। और जेजी सेल बेटा क्या रिलीज करने लगते हैं? रेनिन। और ये रेनिन फिर आपका रास मैकेनिज्म चलाता है। तो फॉर्मेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड।
नेक्स्ट, a diagrammatic representation of a nephron showing blood vessels, duct, dipole with structures 1, 2, 3. Select the correct option. तो करेक्ट ऑप्शन बेटा यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ए क्या है आपका, एफरेंट आर्ट्रियोल है, मतलब फर्स्ट आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है। दूसरा क्या है बेटा, ये वॉसा रेक्टा, और ये क्या है बेटा आपका डीसीटी। तो ए क्या हो जाएगा, एफरेंट आर्ट्रियोल, दूसरा वॉसा रेक्टा, तीसरा कलेक्टिंग डक्ट। गलत, ए एफरेंट आर्ट्रियोल, वॉसा रेक्टा, डीसीटी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 161 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, the distal convoluted tubule DCT helps maintain the pH and sodium potassium balance of blood. तो ये सही है बेटा। DCT selectively secretes hydrogen and potassium ion and reabsorbs bicarbonate ion. तो assertion भी सही है, reason भी सही है, और correct explanation भी है। Which of the following increases the blood pressure and GFR? तो एल्डोस्टेरॉन भी बढ़ाता है बेटा, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड तो आपका पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है ही, और उसके साथ साथ एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बेटा आपका जीएफआर को इंक्रीज करता है। तो ये एडीएच कहाँ से रिलीज होता है, एडीएच रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। एंजियोटेंसिन सेकंड का फॉर्मेशन कराने में मदद करता है रेनिन, जो कि लिवर से बन के आता है, और एल्डोस्टेरॉन बेटा रिलीज होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? स्ट्रेच receptors in the urinary bladder detect filling and send signals to the CNS. सही है, ये स्टेटमेंट सही है। जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जब वो स्ट्रेच होने लगते हैं, भर जाते हैं, तो वो सिग्नल डिटेक्ट करके सीएनएस को भेजते हैं। सीएनएस रिस्पॉन्सेस कॉन्ट्रैक्शन, सीएनएस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कराता है, और यूरिथ्रल स्फिंक्टर, यहाँ पे यूरिथ्रल स्फिंक्टर लगे होते हैं, उनको क्या कराता है, रिलैक्स कराता है, और यूरिन क्या हो जाती है, पास हो जाती है। इकट्ठा ये प्रोसेस नहीं चलता है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो तीसरे वाले ऑप्शन गए। तो 164 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। नेक्स्ट, यूरेमिया अकर्स ड्यू टू, तो यूरेमिया किसकी वजह से होता है, जब ब्लड में आपके यूरिया का लेवल बढ़ जाता है किडनी मेल फंक्शन की वजह से, तो उसको बोला जाता है बेटा यूरेमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? स्वेट हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन, स्वेट बेटा थर्मोरेगुलेशन में मदद करता है, और उसके साथ साथ रिमूव्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ यूरिया एंड सॉल्ट, सही है। सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट सीबम कंटेनिंग स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस, सही है। और तीसरा बोल रहा है सीबम सिक्रीशन प्राइमरी हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो प्राइमरी नहीं करता है, सेकेंडरी फंक्शन है ये इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पीसीटी? तो पीसीटी का प्राइमरी फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन कराना। नेक्स्ट, द पीसीटी हेल्प्स मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय selective secretion of hydrogen ion and ammonia and reabsorption of SCO3 minus. Which of the following statement correctly describe the descending limb of loop of Henle? तो डिसेंडिंग का मतलब कहाँ है, नीचे जा रही है, और जो नीचे जा रहा होता है वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हिनले इज परमिएबल, असेंडिंग का मतलब जो ऊपर जा रहा है, और जो ऊपर जा रहा है वो इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए बेटे, लेकिन परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। Renal calculi are the formed due to crystallization of the salts and oxalates inside the kidney, और ये जो बेटा ये फंस जाते हैं नेफ्रॉन वगैरह में और कॉज करते हैं सीवियर पेन, या फिर आपका किडनी मेल फंक्शंस में भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूछ रहा है, तो बेटा फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है अमोनिया को, सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेशियम को, थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा वाटर को, फोर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है NaCl को, फिफ्थ रिप्रेजेंट कर रहा है NaCl को, और सिक्स्थ रिप्रेजेंट कर रहा है यूरिया को। तो NH3 पोटेशियम आयन, वाटर, NaCl एंड यूरिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। हाउ डज एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर?
तो बेटा ये एएनएफ आपकी एट्रियल वॉल से रिलीज होता है जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपके वैसोकंस्ट्रिक्टर्स रिलीज होने की वजह से, तो रास मैकेनिज्म के काउंटर एक्ट काम करता है एएनएफ मैकेनिज्म, और एएनएफ रिलीज होता है बेटा हार्ट से, और ये क्या करता है बेटा वैसोडाइलेशन कराता है और ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। नेक्स्ट, ammonia is the most toxic nitrogenous waste and requires a large amount of water for its elimination. सही है। uric acid is the least toxic nitrogenous waste and can be excreted with minimal water loss. सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, the porous cellophane membrane in the dialysis work on the principle of concentration gradient. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। which of the following are essential for modern taxonomic studies? all of the above. Match halophiles, extremely salty areas, thermoacidophils, hot spring, methanogens, marshy areas and gut of ruminant. तो A का क्या हो जाएगा बेटा थर्ड, B का क्या हो जाएगा सेकेंड एंड C का फर्स्ट, तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। Fusion of two gametes that are similar in size but non-motile as seen in Spirogyra is the example of isogamy. Which of the following pairs is correct? स्पॉन्जेस बाइलेटरल सिमेट्री नहीं होती है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। टीनोफोर्स में रेडियल सिमेट्री है, ऑर्थ्रोपोड्स में बाइलेटरल सिमेट्री, और इकाइनोडर्म्स में बेटा इनके जो लार्वा होते हैं वो बाइलेटरल होते हैं, इनके जो अडल्ट होते हैं वो रेडियल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या आ गया सेकेंड। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस डिफर फ्रॉम द रेसिमोस मेनली बिकॉज बेटा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में लिमिटेड ग्रोथ होती है। लिमिटेड ग्रोथ कहने का मतलब क्या है, जो टर्मिनल एक्सिस है वो फ्लावर में कन्वर्ट कर जाती है, जो नए फ्लावर्स होते हैं वो साइड से निकलते हैं, बेस से, तो इसी वजह से बेटा यहाँ पे फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल सक्सेशन इन साइमोस, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, और अगर कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद।